नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। आज प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कई योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां कई मंत्री, सांसद समेत कई लोगों ने योगा कर लोगों को जागरूक किया है। तो ये 8 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ योगाभ्यास करते नजर आए। उनके साथ इस मौके पर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे लखनऊ की, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक वहां पर योगाभ्यास करते नजर आए और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर योग करती नजर आई। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की, जहां पर लोग योगाभ्यास करते नजर आए। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवरिया की, देवरिया में भी जहां योगाभ्यास किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही जहां मंत्री सूर्य प्रताप शाही योगाभ्यास करते नजर आए। कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रही, जहां पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला योगाभ्यास करती नजर आई। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा वहां पर जो है योग करते नजर आए। वहीं मुरादाबाद में आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी योगाभ्यास करते नजर आए हैं। इसके अलावा रायबरेली की भी तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वहां पर योगाभ्यास करते नजर आए। तो आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में अलग अलग शहरों में भी जहां योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां जगह जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और निरोग रहने का संदेश दिया गया। तो अयोध्या में राम की पैड़ी पर योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे, जहां सभी ने योग किया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सभी को योग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और निरोग रहने का संदेश दिया गया। योग के प्रति लोगों की प्रेरणा बढ़ी है कि लोग चाहते हैं कि अपने शरीर को निरोगी रखें और इसके लिए योग बहुत आवश्यक है और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। और योग की जो परंपरा जो हमारे सनातन धर्म में है और उसको बहुत बेहतर तरीके से संचालित किया गया है, इसको बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको संचित करें, इसको आगे बढ़ाएं और लोग उसको वास्तविक रूप से योग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राम की पैड़ी पर एक बड़ा आयोजन हुआ। वैसे तो पूरे जनपद में गांव-गांव योग दिवस पर आयोजन हुआ। पूरे दुनिया में योग को पहुंचाने का काम इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। योग भारतीय संस्कृति की रीढ़ है और उसको पूरी दुनिया में घर घर जो पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, वह भारतीय संस्कृति को मजबूती देने का काम है। और हम कह सकते हैं विश्वास के साथ कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति का पताका पूरी दुनिया में फहरेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी की लखनऊ में आज बैठक हुई। इस बैठक में यूपी स्टेट सभी मंडल और सभी जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। मायावती ने बैठक में यूपी और देश के बदलते हालात और संबंधित खास घटनाओं पर रणनीतिक चर्चा की। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और बीएसपी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के अलावा जिलावार प्रगति रिपोर्ट को लेकर आगे नए जरूरी दिशा निर्देश पर निष्ठापूर्वक अमल करने की हिदायत भी दी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंथन किया। आज ये बड़ी बैठक आयोजित की गई, जहां पर आपको बता दें कि बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो 2024 के चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर रणनीतिक चर्चा हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और इस बैठक में क्या खास रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं। सभी दल अब तैयारियों में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे जरूर नजर आई थी, लेकिन आज
उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था, चाहे वो मंडल स्तर के हों, कोऑर्डिनेटर हों या जिनको जिले का प्रभारी बनाया गया, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल थे और जिले की रिपोर्ट मांगी गई। कई पदाधिकारियों से उनसे पूछा गया कि कहां पर बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, कहां मजबूत हो सकती है, किसको पार्टी में लेना है और ऐसे कौन से वो चेहरे हैं जो लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है कि वो इस बार 2024 के चुनाव में अकेले मैदान में होगी। आने वाले समय में समीकरण क्या होंगे या किसी और दल के साथ वो लेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। लगातार समाजवादी पार्टी शिविर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो सभी लोग क्षेत्र में हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग दिखने लगी है। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो पार्टियां हैं वो 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज बैठक की। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। क्या उसमें मायावती पहुंच सकती हैं? देखिए, पहले भी कई बार ऐसी बैठक हुई है जिसमें अखिलेश यादव शामिल होने गए हैं। कई ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, वो आपस में मिल रहे हैं। लेकिन मायावती की अगर बात की जाए तो उन्होंने लगातार विपक्ष से दूरी बना रखी है। विपक्ष के जो भी दल हैं वो किसी भी तरह की बैठक में शामिल नहीं हुई हैं और ना ही उन्होंने कोई संकेत दिए हैं। यानी कि जो विपक्षी एकता की बात की जा रही है उससे मायावती ने अपने आप को खुद को अलग कर रखा है। और आने वाले समय में यानी कि लोकसभा चुनाव इस बात के स्पष्ट संकेत है कि मायावती विपक्षी एकता में साथ में नजर नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि जो बसपा है वो 2024 के चुनाव में अकेली खड़ी होगी, कितनी बड़ी चुनौती ये है बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्योंकि अगर वो किसी भी दल के साथ एकजुट नहीं होते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं, अपने अकेले के दम पर चुनाव मैदान में खड़े होते हैं, तो कितनी बड़ी ये चुनौती हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए और खुद बसपा के लिए इस बार जनता के बीच पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती। देखिए, पिछली चुनाव की बात की जाए तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर दोनों गठबंधन की पार्टियों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी के मैदान जीत कर आए थे। यानी कि बहुजन समाज पार्टी को किसी न किसी दल की जरूरत है। ऐसे में अगर इस बार वो चुनाव अकेले लड़ते हैं तो जिस तरह से उनका वोट परसेंट की बात की जाए तो लगातार ग्राफ गिरा है। बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में 10% पर सिमट गई, जबकि इसके पहले जब 2017 के चुनाव हुए थे तो उनको 22% का वोट प्रतिशत मिला था। यानी कि लगातार पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो घट रहा है, यानी और कैडर वोट भी अब उनसे दूर हो रहा है। ऐसे में मायावती को या तो बहुत मजबूती के साथ मैदान में आना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेंगी और लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जबकि मायावती का जो पॉलिटिक्स का जो तरीका है उसमें देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मैदान में नहीं जाती, बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं करती, रैलियां नहीं करती। 2022 के चुनाव में उन्होंने एक भी दलित कोई ऐसी संगोष्ठी नहीं की, लोगों के बीच में नहीं गई। ऐसे में अगर वो यही इसी ढर्रे पर राजनीति करेंगे तो यानी कि 2024 में बहुत भला नहीं होने वाला है इस पार्टी का। लेकिन अगर वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते या फिर जो विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, अगर वो इसका हिस्सा बनेंगी तो जरूर उनका कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आए, लेकिन मायावती का वो अकेले मैदान में नजर आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आजकल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है। दलजीत भाई, कल सुबह योग करने चले? नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं मैं, तू जा। लेकिन अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालना बहुत जरूरी है, अपनी सेहत के लिए, दिमाग के लिए और अपने आप के लिए। और ये करने का सबसे बढ़िया तरीका है योग। योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है,
और मन भी शांत रहता है। ये आप भी कर सकते हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर खुद से एक वादा करें कि हम हर रोज अपने लिए समय निकालकर योग जरूर करें। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। राम मंदिर के पट जनता के लिए कब खुलेंगे, सवाल के जवाब को लेकर कई अटकलें लगाई जाती रही हैं। इन सब के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 15 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 के बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 2024 जनवरी 24 से 25 के बीच मंदिर में आम श्रद्धालु जाकर दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा देखी जा सके, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे उमर और अली की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और अपनी जान का खतरा बताते हुए जेल में सुरक्षा की मांग की गई है। बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में याचिका अधिवक्ता से 2 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है और इस याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस मंजीव शुक्ला और खंडपीठ ने पारित किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब अतीक के दोनों बेटों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जागृति बताते कि जिस तरह से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 15 अप्रैल को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अतीक के जो समर्थक थे अब वही उनके दुश्मन बनते जा रहे। चाहे वो देखा जाए प्रॉपर्टी डीलर जो उनका करीबी था गुड्डू मोहम्मद मुस्लिम, उसने बाद में FIR दर्ज कराई अतीक के लड़कों के ऊपर धमकाने की। तो ऐसे में कई इनके जो दुश्मन थे इनके साथी बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब इनमें खतरा दिख रहा है। और वहीं प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक अहमद का छोटा बेटा अली और लखनऊ जेल में बंद उमर ने अब यहाँ पर याचिका दाखिल की है। याचिका दाखिल करते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। साथ ही याचिका में अली ने अपने जेल बदलने का भी हवाला दिया है, क्योंकि उसे अब प्रयागराज की नैनी जेल में खतरा सता रहा है। वहीं इस मामले पर जहां अब राजीव गुप्ता और मंजू शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस पर अधिवक्ता से शपथ पत्र मांगा है और इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। जी बिल्कुल सही है। जिस तरीके से दोनों ही बेटे अतीक अहमद के जो है जेल में बंद है, ऐसे में अगर नैनी जेल की बात की जाए, लखनऊ जेल की बात की जाए, तो इनमें तो सुरक्षा पहले से भी बढ़ाई गई होगी, क्योंकि जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, क्या उसके बाद जेल की सुरक्षा को नहीं बढ़ाया गया था? ये बता जागृति, जेल की सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ाई गई, सारी चीजें हैं, मगर जिस तरह से पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज का खौफ इनके बेटों में है और उनको कहीं ना कहीं अब पुलिस की सुरक्षा में भी अपने आप खतरा उनको महसूस हो। पुलिस की सुरक्षा में जब उनके पिता और उनके चाचा की हत्या हो सकती है तो उनके साथ कुछ क्यों नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं ये सब इन सब बातों को लेकर उनके दिल में एक खतरा है और अतीक के दोनों बेटों ने इसी बात को लेकर अब याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। अब इस पर देखना होगा कि 12 जुलाई को क्या निर्णय होता है, कोर्ट इस पर क्या रुख लेता है, ये तो अब समय ही बताएगा। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 12 जुलाई को
अतीक के दोनों बेटे अली और उमर की याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों ने ही अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें कि जहां अतीक के दोनों बेटे एक नैनी जेल में और एक लखनऊ जेल में बंद हैं, तो वहीं अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही दोनों को कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा सता रहा है। तो वही मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से गैंगरेप करने वाले 2 अध्यापकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक विद्यालय में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था। आज दिनांक 20/6/2023 को न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मेन कोर्ट मुजफ्फरनगर में पीठासीन अधिकारी आदरणीय न्यायाधीश महोदय श्री बाबूराम जी के द्वारा सरकार बनाम राजकुमार आदि अंतर्गत धारा 376(2), 376(c), 376(d) IPC व 5MI/6 व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर में सजा सुनाई गई है। घटना 2/3/2022 समय 10 बजे और पीड़िता की उम्र है लगभग 9 वर्ष। घटना स्थल है बेसिक प्राइमरी शिक्षा केंद्र गौशाला रोड थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर। अभियुक्त राजकुमार व उदयपाल। राजकुमार का ये स्कूल है और उदयपाल इसका सहायक अध्यापक है और पीड़िता की उम्र 9 वर्ष। इसको ये ऑफिस में बुलाकर इसके साथ गलत काम करने का प्रयास करते थे। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, दोनों के बीच हुई फायरिंग, दोनों बदमाश गोली लगने से हुए घायल। कौशाम्बी में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, आग की चपेट में आई निजी अस्पताल की बिल्डिंग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। इटावा में पिता ने पुत्र की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, बाप बेटे का रिश्ता हुआ शर्मसार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बांदा में हनुमान मंदिर में महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा भारी, आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने लाठी डंडों से की पिटाई। मथुरा में रफ्तार का कहर जारी, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। फतेहपुर में थाने के सामने 2 पक्षों की भिड़ंत, मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। गोंडा के अस्पताल में महिला के साथ हुई चोरी, युवक ने महिला से छीना मोबाइल, मामले में प्रशासन बेसुध। अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मंदिर में भगवान की मूर्तियां, लोगों में आक्रोश का माहौल, पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। अलीगढ़ में गैर समुदाय से शादी करना महिला को पड़ा भारी, दहेज को लेकर ससुरालियों ने उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही मामले की जांच। इटावा में बारिश के बाद भरा पानी, मैनपुरी अंडरब्रिज में फंसी बस, जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया बाहर। लखनऊ में दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लखनऊ एयरपोर्ट पर किया गया योग, अधिकारियों ने बताया योग का महत्व। इटावा में मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वसुदैव कुटुंबकम है इस बार की थीम, डीएम, एसपी और तमाम अधिकारियों ने किया योग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।